सुपर डुपर इम्पोर्टेंट। और अलाउंसेस तो जी सिर्फ वार्म अप थे, ठीक है, कुछ था ही नहीं। पर्क्स में अब मजा आएगा, ठीक है। सबसे पहले पर्क्स का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था कि जब आपको कैश में नहीं मिलता है जी, बट इन काइंड दिया जाता है। तो ये फर्स्ट लाइन पढ़ लेते हैं जी, फिर साथ के साथ तभी मजा आना शुरू हो जाता है। द टर्म पर्क्स मीन्स एक्स्ट्रा बेनिफिट ग्रांटेड टू द एम्प्लॉय इन एडिशन टू हिज सैलरी। इट मे बी गिवन इन कैश और इन काइंड। मैं कहता सर अगर कैश दे रहे हो फिर तो ये अलाउंस है। कहते कि नहीं, पर्क भी कैश में हो सकते हैं। मैंने कहा एग्जाम्पल बताता हूं जी आपको। लेट अस से आप किसी मॉल में जॉब करते हैं, ठीक है, और मॉल का जो टॉप फ्लोर है दैट इज द फूड कैफेटेरिया और वो सारा फूड जोन बना हुआ है वहाँ पर। और वहाँ पर जाकर आप कुछ खाना चाहते हैं या इस तरह से, और एम्प्लॉयर आपको कहता है कि जी आप खा पी के बड़े खुश रहते हैं, ठीक है, सो खाना पीना हमारी तरफ से, ठीक है, वी विल प्रोवाइड यू वॉट एवर। और वो आपके लिए कभी कुछ ऑर्डर कर देता है, कभी कुछ ऑर्डर कर देता है, और आपको वो पसंद नहीं आता है, ठीक है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि जी आप ऊपर जाओ और खा पी के आओ, ठीक है, बिल ले आना, और बिल में से आप कैश में रीइंबर्स कर देना, ठीक है। तो आपने खाया पिया जी जो भी 200-400 रुपए का, और आप उसको वो रसीद लाकर नीचे देते हो, और अकाउंट्स टीम आपको उतने रुपए आपको रीइंबर्स कर देती है, ठीक है। सो ये जो पर्क है जी दैट इज पेड इन कैश, ठीक है, बट ये है पर्क, ये है पर्क, इट इज नॉट एन अलाउंस। ये बात समझ में आती है आपको? सर अलाउंस एक तरह से ऐसा हो गया, एक ही बार पेमेंट मिल जाती है पूरे मंथ की। पर्क्स ऑन द स्पॉट जो खर्चे वाला। इसी एग्जाम्पल को मॉडिफाई करता हूं मैं। मैंने कहा कि जी ये हर रोज 224 रुपए 25 रुपए मांगते आते हो, अच्छा नहीं लगता, ठीक है, महीने के एंड में इकट्ठे ले लेना, ठीक है। फिर भी ये पर्क है और वो अलाउंस है। और मतलब हमारा हम कुछ बचा नहीं सकते थे अलाउंस के केस में, हम कुछ बचा पाते थे कि हमारा जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर वाला या जितना हमारे को मिल रहा है वो पर्क से केस में ऐसा नहीं हो सकता। पर्क्स में ऐसा जो बिल है वो उतना ही मिलेगा, वो नहीं है एक्स्ट्रा। यही रोहन कह रहे हैं ना, मतलब मैं इसी को अब एक और चीज से मॉडिफाई करता हूँ, फिर आप बताना कि ये पर्क है कि अलाउंस है। तो पहले हमने यही सिस्टम चलाया जी अपने ऑफिस के अंदर, जिसके अंदर हमने कहा कि जी आप जो मर्जी खा पी के आओ, ठीक है। और लेटर से हमने एक अलग से एक अच्छा कैफेटेरिया कर लिया। लेटर से वेस्ट एंड में एक है, पहले होता था, पता नहीं है कि नहीं, 7 days करके, ठीक है, उसमें साउथ इंडियन भी था, नॉर्थ इंडियन भी था, और स्नैक्स वगैरह सब कुछ रहते थे, ठीक है। तो हमारे ना टाई अप कर लिया हमने 7 days वालों को, और हमने कहा कि सर हमारे एम्प्लॉयज आते हैं, इनको थोड़ा सा डिस्काउंट दिया करो, ठीक है, आप बताओ कितना डिस्काउंट दोगे। तो हम आपके पास भेजे नहीं, तो हम कहीं और भेज देंगे। तो उसको भी लगा कि जी हर रोज की अगर 50 प्लेटें लग रही हैं और फिक्स कस्टमर है, देन व्हाई नॉट। उसने हमें कहा कि 30-40% का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है, हम भी खुश और आप भी खुश, ठीक है। और 7 days पे ही जाना है ऊपर, और कहीं और इधर उधर नहीं जाना। ये बात समझ में आई? अब आप जो भी 7 days पे खाते हो आप बिल लेते हो, और आपको 40% डिस्काउंट मिलता है, और आप हमसे रीइंबर्स कर देते हो। अब ये रीइंबर्स मे बी ऑन द डेली बेसिस, मे बी ऑन द वीकली बेसिस, इट मे बी ऑन द मंथली बेसिस, ठीक है। ये हर केस में ये पर्क ही रहा। ये बात भी क्लियर है? अब जब महीने के एंड में मैंने वो बिल देखे, मैंने देखा कि जी ये बिल तो बहुत ही नाजायज आ रहे हैं, ठीक है। कभी किसी का 200 रुपए का है, किसी का 400 का है, किसी का 600 का भी है। तो मैं कहा ये इतना भी क्या भूखा आता है घर से, ये 600 रुपए का खा जाता है यहाँ पर, ठीक है। एनी हाउस तो हमें ऐसे पता लगा कि जी वेस्ट कर रहे हो आप, ठीक है, आप पूरा नहीं खा सकते इतना, तो आप वेस्ट कर रहे हो, 2-2 3-3 चीजें मंगवा लेते हो, क्या कर रहे हो भगवान जानता है। इन दैट केस हमने आपको क्या किया, एक 200 रुपए का वाउचर दे दिया, ठीक है, और उस पर लिखा था 7 days का। अब वो वहां पर आप इन कैश करवा सकते हो। अगर आपका बिल बना 225 का, ठीक है, इन दैट केस आपको 25 रुपए और देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आपका बिल बना 190 का, तो वो वाउचर के अंदर हो जाएगा, कुछ आपको वापस कैश नहीं मिलने वाला, ठीक है। 200 तक का खाना उसके अंदर फ्री है, चाहे आप 50 का लो, 10 का लो, 2 रुपए का लो, या पूरे 200 का,
बट अगर आप 200 से ऊपर का खाना लोगे वो आपको खुद पे करना पड़ेगा। माई क्वेश्चन टू यू इज, ये जो मैंने आपको 200 रुपए का वाउचर दिया है ये क्या है? पर्क है कि अलाउंस है? क्योंकि इसके अंदर अलाउंस वाला जो आप फीचर बोल रहे थे कि सर वो फिक्स होता है इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर कितना भी आप करो, कम या ज्यादा, हमने तो आपको बस यही देना है, ठीक है। वो नेचर भी मैं अब इसके अंदर इनकॉर्पोरेट करके लेके आया हूं। अब आप बताओ कि जी ये पर्क है या अलाउंस है? हाउ मेनी ऑफ यू से कि सर ये पर्क है? 90%, 100%। नो वन सेज अलाउंस है, ये पर्क है जी, ये पर्क है, ठीक है। क्योंकि अलाउंसेस कैश में होते हैं, अलाउंसेस कैश में होते हैं, ये पर्क ही है, ठीक है। बट अगर आपको डेली 200 रुपए कैश मिलता है, जो मर्जी खाओ, फिर ये अलाउंस है, फिर ये अलाउंस है और फुली टैक्सेबल है। आर वी गेटिंग इट? ठीक है। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए जी। या फिर तो खाना आपके लिए नीचे आ रहा था तो ये पर्क है। अगर हमने कहा खाना ऊपर खाया हो, बिल ले आना, बिल पूरा का पूरा रीइंबर्स हो जाएगा, तब भी ये पर्क है। तीसरा जिसमें मैंने बिल पे भी रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि 200 रुपया ही कैश मिलेगा, 200 से ज्यादा नहीं मिलेगा, या 200 का आपको वाउचर पहले ही दे दिया, दोनों केस के अंदर ये पर्क है, ये अलाउंस नहीं है। आर वी गुड? चलिए जी। तो वी आर सेटल्ड अपॉन दिस कि पर्क क्या है और अलाउंसेस क्या है। आइए जी, सबसे पहले है रेंट फ्री अकोमोडेशन, द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, और वो कहता है इट इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज, ऑल द एम्प्लॉइज। पॉइंट नंबर 2 भी बिल्कुल इसी का छोटा भाई है। अकोमोडेशन प्रोवाइडेड एट द कंसेशनल रेट। हम आपको रेंट पे जगह तो दे रहे हैं बट फ्री में नहीं दे रहे। ऊपर क्या था? रेंट फ्री अकोमोडेशन। और अब क्या है? हमने कहा कि सर अगर आपने हमारे क्वार्टर्स में रहना है, बड़ी कंपनीज में अगर आपने देखा हो ऐसे स्टाफ क्वार्टर्स बने रहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर वो उनसे बड़ा नॉमिनल रेंट लेते हैं, लाइक 20%, ठीक है। तो अगर मार्केट में एक उसी कमरे का आपको 6000 देना पड़ता है तो कंपनी के क्वार्टर्स में आपको 1000 में मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि कंपनी कहती है आप हमारे लिए काम भी करते हैं और हम आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट देना चाहते हैं। ये जो 5000 रुपए की मैंने आपको फैसिलिटी दी, फैसिलिटी कितने की दी? 6000 की, बट 1000 आपसे ले लिया तो आपको बेनिफिट कितने का दिया? 5000 का। ये 5000 रुपए आपकी सैलरी में ऐड होने चाहिए, ठीक है। दैट इज नॉट द रेंट फ्री अकोमोडेशन, दैट इज द कंसेशनल रेट, ठीक है। अकोमोडेशन के लिए हमने आपको क्या दिया? कंसेशनल रेट। पॉइंट नंबर 3, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाईलाइट करेंगे, perks which are taxable only in the hands of specified employees। तो भारत सरकार ने कहा कि कुछ ऐसे पर्क हैं जो हम सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफाइड चुनिंदा एम्प्लॉइज के हाथों में टैक्स लगाएंगे। और मैंने कहा कि सर अगर मैं स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं हूं तो कहते फिर आपके लिए ये फ्री, एग्जाम, नॉन टैक्सेबल, आपको इसके ऊपर टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो अब हमारी भगवान से क्या दुआ है कि हम ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में कवर अप ना हो। पहले मोमेंटम को थोड़ा सा तोड़ते हुए जी अगले पेज पे लेकर आऊंगा आपको, और पहले पढ़ लेते हैं जी स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन होते हैं और कौन नहीं होते। अगले पेज के सेंटर ऑफ द पेज से क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज कौन है और कौन नहीं है, ठीक है। आर वी गुड? आइए जी, कहते हैं सेक्शन 17(2)(3) ने हमें भेजा है यहां पर, ऑब्वियसली सेक्शन 17 सबसेक्शन 2, ये पिछले पेज पे अगर आप देखेंगे सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 क्लॉज 3 ने हमें भेजा है। ये बात क्लियर हुई आपको? तो क्लॉज 3 ने हमें भेजा ये बताने के लिए कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज में कौन आते हैं और कौन नहीं आते, और मेरी भगवान से बस ये दुआ है कि हम इसके अंदर ना आए। तो वो कहता है कि जी मीन्स नंबर 1 एम्प्लॉय जो कि डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, तो मैंने कहा बच गए, ठीक है, हम तो कंपनी के डायरेक्टर नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर एम्प्लॉय ऑब्वियसली वो यहां पर आएंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आ जाएगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? स्पेसिफाइड एम्प्लॉय में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आएगा कि नहीं आएगा? हाउ मेनी ऑफ यू से सर नो? एक बच्चा। हाउ मेनी ऑफ यू से सर आ जाएगा? डायरेक्टर लिखा है, डायरेक्टर में तो सारे डायरेक्टर आएंगे। द आंसर इज नो। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर सैलरी हेड में क्यों आएगा? यहां पे सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर्स हैं जी। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अगर एम्प्लॉई है तो वो इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं।
तो वो इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं, ये सर ना, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पे वो एम्प्लॉइज डायरेक्टर आ रहे हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ठीक है, होल टाइम और मैनेजिंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ठीक है, जो हमारे एम्प्लॉय डायरेक्टर्स होते हैं। आर वी गुड? चलेंगे आगे। इवेंट डायरेक्टर से एम्प्रेशन मिलती है, कौन सी हेड में आती है? PGBP iOS सैलरी हेड में नहीं आएगी। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज नॉट देयर। अगर रिलेशन इज देयर तो एम्प्लॉयड एम्प्लॉय को कंट्रोल कर सकता है, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अगर आप कंट्रोल करके बोल सकते हो कि सर यहाँ पे येस की वोट डालनी है, फिर वो इंडिपेंडेंट रहा ही नहीं। अभी गुड? चलेंगे जी आगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की डेफिनेशन 149 सबसेक्शन 6, उसमें स्पेसिफिकली लिखा है वो एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए। चलें आगे। सर जो आपने अभी बताया जो होल्डर डायरेक्टर है उसको PGB के अंडर मिलेगी सैलरी? नहीं, सैलरी है। पॉइंट नंबर 2, तो हमने कहा सर पॉइंट नंबर 1 में तो हम बच गए। एक कंपनी में 800 बंदा काम करता है, उसमें सिर्फ डायरेक्टर्स पकड़े गए, सिर्फ डायरेक्टर्स पकड़े गए, तो हमने कहा ठीक है। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ऐसा एम्प्लॉय जिसके पास कंपनी में सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, मतलब कहता है 20% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स हो। हमने कहा सर हम फिर से बच गए, ठीक है। पहले 2 पॉइंट्स में तो हम स्पेसिफाइड एम्प्लॉय नहीं बन रहे। एक में आपने पकड़े डायरेक्टर जो फुल टाइम डायरेक्टर या एम्प्लॉय डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। नंबर 2 जिनके पास कंपनी के अंदर ऑनरशिप हो, कितनी? 20% या उससे ज्यादा की, 20% या उससे ज्यादा के वोटिंग राइट्स। आर वी गुड? पॉइंट नंबर 3 देखिए जिसमें सब पकड़े जाएंगे। दी वर्स्ट क्या कहते हैं? कहते हैं कि जी अगर आपको सैलरी हेड में 50,000 रुपए की सैलरी रिसीव हो रही है, एनी अदर एम्प्लॉय जिसके सैलरी हेड में ड्यू फ्रॉम और पेड और अलॉयड बाय 1 और मोर एम्प्लॉयर, सबको मिला लो, अगर सबसे मिलाकर अगर आपको 50,000 से ज्यादा की सैलरी मिल रही है तो आप भी हमारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं। तो मैंने सरकार को बोला कि सर 1-2 जीरो यहाँ पे कम रह गई, ठीक है। 50 लाख लिखते समझ में आता है कि 50 लाख से ऊपर वाले जो हैं वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज होते हैं। 50 पियून तक आ गया बीच में, ठीक है। आज जो पानी पिलाता है ना उसको भी 10 से 12,000 रुपए मिल रही हैं, ठीक है, और वो भी साल का 1-1.5 लाख रुपया ले रहा है, तो वो भी स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ठीक है। तो ये जो पर्क्स के अंदर आप कर देते हैं, और मैं कहा हटा दो ये पॉइंट नंबर 1 और 2 क्यों रखे हैं, ठीक है। सी में ही सारे पकड़े जाएंगे और ये ए और बी वाले भी सी में पकड़े जाएंगे, ठीक है। सो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय शुरू तो बड़े हाई स्टैंडर्ड के साथ हुआ और लास्ट में इन्होंने जो स्टैंडर्ड गिराया है 50,000 रुपया लिख के, ठीक है, और सारे आगे जी सारे स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। सो जॉन से पर्क ये 17 ट्रिपल आई में बोल रहा था कि हम सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल लगाएंगे, वो सबके हाथ में ही टैक्सेबल है, ठीक है। वो जो पर्क मैं आपको पढ़ाऊंगा आज की क्लास में, जैसे आएगा कि जी अगर आपको गाड़ी दी जाती है, ठीक है, कंपनी की तरफ से मोटर कार दी जाती है, तो वो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के हाथ में टैक्सेबल होती है, तो वो सबके हाथ में टैक्सेबल है जिसको भी गाड़ी अगर मिल जाती है, क्योंकि उसकी सैलरी पूरे साल की 50,000 से तो ज्यादा ही होगी पूरे साल की। आर वी गेटिंग इट? ये करंट एम्प्लॉय के मतलब कि से अगर विड्रॉ कर रहे हैं तभी आएगा, अगर उन्हें पास्ट एम्प्लॉय के भी आ तो गया 1 एंड मोर एम्प्लॉय, ठीक है। मतलब हमारा सैलरी हेड देखा जाएगा कि उसमें अगर 50,000 से एक्सीड किया जा रहा है तो अलाउंस टैक्स। लाइक से आप 11 महीने पहले कहीं और काम कर रहे थे 30,000 रुपए, आपको मिला 3,30,000। अब करंट एम्प्लॉयर के पास आप आए हैं जी 35,000 पे, बट उससे तो एक साल में आपने कितना लिया 35, बट 35 नहीं देखना, दोनों को मिलाकर देखना है। तो आपने कितना लिया 3,65,000, आपके सैलरी हेड में कितना टोटल है 3,65,000, ठीक है। सो इन दैट केस क्योंकि 50,000 को एक्सीड कर गया तो आप हैं स्पेसिफाइड पर मंथ भी नहीं है, पर एनम। चलें तो सारी आ गई जी, मैंने इसलिए बोला पियून भी आ गया, ठीक है। पियून इसीलिए आया, पियून को पर मंथ 50 से ज्यादा थोड़ी ना मिलता होगा। चले आगे। अब वो कहता है कि ये 50,000 को जब आप कंप्यूट कर रहे हैं तो इसमें से ये माइनस कर देना। नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स मतलब पर्क्स, जितने भी पर्क्विजिट्स हैं वो नहीं ऐड करने। 50,000 शुड बी द कैश सैलरी, 50,000 उसको कैश में रिसीव होना चाहिए। हमने कहा ठीक है। फिर वो कहता है सेक्शन 10 में कुछ अलाउंसेस भी माफ करना है, ठीक है। तो अगर उसे HRA मिलता है जो कि एग्जाम्प्ट है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है जो एग्जाम्प्ट है, वो सारे भी आप एग्जाम्प्ट अलाउंसेस भी माइनस कर दीजिए। हमने कहा चलो वो भी माइनस कर देते हैं। फिर कहता है सेक्शन 16 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस की डिडक्शन और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन, ये भी माइनस कर दीजिए। अगर ये सब कुछ माइनस करने के बाद भी 50,000 से ज्यादा आ रहा है
तो वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, एंड ऑब्वियसली इट विल कम जी। 50,000 तो बहुत छोटी अमाउंट है। मैंने फिर से बोला कि 5 लाख होती है, 50 लाख होती, समझ में आता, कुछ मजा भी आता कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं कि नहीं। आपको अब तो कोई दिमाग नहीं लगाना कि आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हो या नहीं, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 एग्जाम था, उसमें पार्टली और होली दोनों ही आएंगे ना? पार्टली और होली एग्जाम्पशन दोनों ही आएंगी। कौन सा? पॉइंट नंबर 2। हाँ जी, हाँ जी, टू द एक्सटेंट दे आर एग्जाम्प्टेड, ठीक है। तो आपने सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन उठा लेना है। अगर वो होली एग्जाम्प्ट है तो टैक्सेबल पोर्शन है ही नहीं, अगर वो पार्टली एग्जाम्प्ट है तो जितना एग्जाम्प्ट है वो छोड़ दो, सिर्फ टैक्सेबल वाला पार्ट आपने यहाँ पे ले लेना है, सैलरी है, ठीक है। सो बेसिक सैलरी तो लेनी ही लेनी है। उसके बाद वो कहता पर्क्स सारे छोड़ दो, हमें तो सिर्फ कैश सैलरी चाहिए। अब कैश सैलरी में भी मैंने बोला कि सर अलाउंसेस मिल रहे हैं जो कि एग्जाम्प्ट है, वो कहते जितने एग्जाम्प्ट है उतने छोड़ दो। मैं कहा सर फुली एग्जाम्प्ट है, कहता फुली छोड़ दो। मैं कहा सर पार्टली एग्जाम्प्ट है, कहता पार्टली एग्जाम छोड़ दो, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन उठा लो, सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन आप उठा लो। और फिर स्टैंडर्ड डिडक्शन ले लो, प्रोफेशनल टैक्स, एंटरटेनमेंट अलाउंस, इन सब की भी डिडक्शन ले लो। उसके बाद भी अगर टोटल 50,000 से ज्यादा है तो आप स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हैं, नहीं तो आप नहीं है। अब वो कहता है वो कौन से पर्क्स हैं जो सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में टैक्सेबल हैं। सबसे मेन जो इसमें आता है जी, दैट इज द कार फैसिलिटी, प्रोविजन फॉर स्वीपर, डोमेस्टिक सर्वेंट, आपके घर पे सर्वेंट है, फैसिलिटी फॉर गैस, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, एजुकेशन फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी आर टैक्सेबल ओनली इन द केस ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। मैं फिर से बोल रहा हूँ जी, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय सभी होते हैं, ठीक है। सो सर एक बार सी पॉइंट क्या है सी पॉइंट? सर जो उसमें 50,000 स्क्वायर बेसिक पे आप ऐड करेंगे, पर्क्स इसमें ऐड नहीं करेंगे, अलाउंसेस सिर्फ टैक्सेबल पोर्शन ऐड करेंगे और सेक्शन 16 की सारी डिडक्शंस माइनस कर देंगे। चलिए आगे, पॉइंट नंबर 4, एम्प्लॉइज ऑब्लिगेशन मेट बाय एम्प्लॉयर। कोई खर्चा था जी जो एम्प्लॉय ने पे करना था, वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो हमने कहा सर ये भी पर्क है, ठीक है, एंड टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एवरीवन, टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ एवरीवन, ठीक है। सिर्फ पॉइंट नंबर 3 ही था जो स्पेसिफाइड एम्प्लॉइज के हाथ में था, बाकी सारे पॉइंट सभी के हाथ में टैक्सेबल है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं जी, पॉइंट नंबर 4 कहता है कि अगर एम्प्लॉय की कोई ऑब्लिगेशन थी जो एम्प्लॉयर ने पे कर दी है, ठीक है, इन दैट केस ये कुछ भी हो सकता है। मेरा इंटरनेट का बिल पे कर दिया जी उन्होंने, तो वो मेरे नाम से था, मेरी ऑब्लिगेशन थी, मुझे पे करना चाहिए था, बट मेरे एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, सो दैट विल बी टैक्सेबल इन माय हैंड्स बाय द वर्च्यू ऑफ पर्क, ठीक है। ये अलाउंस नहीं, उसने मेरे को कैश नहीं दिया, ठीक है, बट जो पैसे मैंने किसी को पे करने थे वो उसने पे कर दिए। ये बात समझ में है? और एग्जाम्पल देता हूँ, मेरे ऑफिस में कोई एम्प्लॉय था जी, कोई लड़ता झगड़ता, उसको ढूंढता हुआ आया जी, ठीक है, तो मैंने उसको बोला कि जी क्या बात है, वो कहता है इसने मेरे से 10,000 रुपये लिए हुए हैं, मेरे को वापस नहीं कर रहा। मैंने वो 10,000 रुपये उसको पे कर दिए, तो मैंने कहा कि जी ऑल सेटल्ड, वो कहता है कि ऑल सेटल्ड। ही वेंट, अब एम्प्लॉय कहता है सर आप मेरी सैलरी से काट लेना, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, इट्स ओके, आई नो यू आर फेसिंग द टफ टाइम, रहने दो, ये पैसे वापस करने, ये जो 10,000 रुपये ये पर्क के हाथ में, उसके हाथ में टैक्सेबल हो जाएंगे, क्योंकि उसकी ऑब्लिगेशन मैंने चुका दी, ठीक है। इट मे बी अ लोन, इट मे बी फॉर एनीथिंग, इट मे बी फॉर एनीथिंग। आर वी गुड? पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 5, हमने लाइफ इंश्योरेंस या एन्युटी कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट, तो वो कहते हैं कि जी एनी सम पेबल बाय द एम्प्लॉयर वेदर डायरेक्टली और थ्रू अ फंड अदर देन आरपीएफ नहीं होना चाहिए, सुपर एनुएशन फंड नहीं होना चाहिए, यूलिप दैट इज डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस फंड नहीं होना चाहिए। तो अगर आपने उसकी लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है, बट ये सारी चीजें ना, आरपीएफ ना हो, सुपर एनुएशन फंड ना हो और डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान फंड ना हो, टू अफेक्ट द एश्योरेंस, ये वर्ड समझ में आता है आपको, एश्योरेंस ऑन द लाइफ, ठीक है। लाइफ के अंदर इंश्योरेंस वर्ड नहीं यूज करते, इंश्योरेंस वर्ड गुड्स के लिए यूज करते हैं, लाइफ में वर्ड यूज कायदे से जो बनता है दैट इज द एश्योरेंस, ठीक है। किसी ने लाइफ की इंश्योरेंस करवाई है, उस लॉस की आप कभी भी भरपाई नहीं कर सकते, ठीक है। किसी का जो फैमिली मेंबर चला जाता है, आप उसे 5 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ रुपया भी देते हैं, तो वो कहता है मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को वो बंदा ला दो, आप मेरे को कंपनसेट कर ही नहीं सकते। तो हमने कहा कि जी वहां पे वर्ड इंश्योरेंस नहीं यूज होना चाहिए। इंश्योरेंस इज फॉर द कार, फॉर द मोबाइल, कि गाड़ी गुम हो गई नहीं ला दी, ठीक है,
गुड इनफ, ठीक है, क्योंकि उसके साथ मैं इमोशनली अटैच नहीं होता हूँ। मेरा मोबाइल गुम हो गया, आपने मेरे को नया मोबाइल सेम ला दिया, सेम मॉडल, आई एम गुड इनफ, ठीक है। अब मेरे को बट पर्सन के केस में ऐसा नहीं होता चाहिए, उस लॉस की भरपाई नहीं हो सकती, तो वहाँ पे वर्ड इंश्योरेंस यूज करने से मना ही है, ठीक है। देन दे यूज द वर्ड एश्योरेंस, ठीक है, जबकि टीवी में ऐड तो यही आती है लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, बट द वर्ड इज एश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द असेसी टू अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट फॉर द एन्युटी। तो वो कहते हैं कि जी या फिर तो आपने लाइफ इंश्योरेंस उसको दी है या एन्युटी दी है, तो ये दोनों भी सभी के हाथ में टैक्सेबल रहेगी। पॉइंट नंबर 6 के अंदर अमेंडमेंट है, कल की क्लास में मोस्ट लाइकली होगी जी, बट अभी पढ़ लेते हैं अभी तो, बिकॉज हम लिस्ट पढ़ रहे हैं। दैट इज द ESOP स्वेट इक्विटी शेयर्स, याद है आपको, कंपनी लॉ के अंदर पढ़ा के आए हूँ जी आपको, ठीक है। ESOP सेक्शन 62 स्वेट इक्विटी शेयर्स, ESOPs जिसके अंदर मैंने आपको बताया था रिटेन करने के लिए, जब आप अपने एम्प्लॉय को रिटेन करने के लिए कहते हैं कि जी आप हमारी कंपनी में 1 साल 2 साल 5 साल लगा लो और आपको कंपनी के शेयर प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर 250 रुपए के हिसाब से दिए जाएंगे। फ्यूचर में प्राइस 500 हो जाए 5000 हो जाए, हम तो आपको 250 के हिसाब से दे देंगे अगर आप हमारी कंपनी में 5 साल पूरे कर लेते हैं तो, ठीक है। अब उसने 5 साल पूरे कर लिए, ऑप्शन वेस्ट हो गई, पहले ऑप्शन उसको ग्रांट होती है फिर वेस्ट होती है, फिर वो ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है और उसने ऑप्शन एक्सरसाइज कर ली, जिसमें कंपनी का 5000 का शेयर अगला पर्सन 250 रुपए में ले गया, तो हमने कहा ये जो 4750 है उसके हाथ में टैक्सेबल होंगे, ठीक है। और बाय द वर्च्यू ऑफ पर्क नॉट द कैश, कैश तो हमने दिया नहीं, हमने तो उसे क्या दिया, इनडायरेक्टली कोई इन काइंड पे किया है, so in that case it will be taxable in the perk. Same is for the sweat equity shares, जो आपको याद हो, नो हाउ कॉपीराइट्स या कंपनी की गुडविल के लिए अगर आप पे करते हैं और डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं जी स्वेट इक्विटी शेयर्स, तो अगर आपने उसे वो पे किए हैं, सो इन दैट केस अगेन ये उसके हाथ में टैक्सेबल होंगे अंडर द हेड सैलरी और बाय द वर्च्यू ऑफ पर्क, क्योंकि ये पर्क माने जाएंगे। आर वी गुड? नेक्स्ट है जी, ये भी अमेंडमेंट है और स्टार मार्क करेंगे, इसको आगे जाकर क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी मैं आपको सिर्फ ओवरऑल समझा रहा हूं। इन्होंने 3 चीजें पकड़ ली, RPF दैट इज द रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, NPS दैट इज द ATCCD, एरो डाल लीजिए, दैट इज नेशनल पेंशन स्कीम, और अप्रूव्ड सुपर एनुवेशन फंड, अप्रूव्ड सुपर एनुवेशन फंड। वंडरफुल अमेंडमेंट है जी, वंडरफुल अमेंडमेंट, ठीक है। और इस तरह की अमेंडमेंट्स ही ये बात बताती है कि जो बीजेपी की सरकार है वो सूट बूट की सरकार नहीं है, ठीक है। बड़े लोग ये एलिगेशन लगाते हैं कि जो बीजेपी की सरकार है ये अंबानी अडानी और इन सब की सरकार है, कि ये लोग इनके ऊपर लगाते हैं। मैंने आपको पहले सरचार्ज भी पढ़ाया 5 करोड़ से ऊपर वाला 37% का सरचार्ज, विच इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द अल्ट्रा रिच पीपल, ठीक है। तो ये बात समझ में आती है, दे आर नॉट इन द पावर, ठीक है। गवर्नमेंट उन्हीं को सबसे ज्यादा टैक्स उन्हीं से ले रही है, तो अगर वो बैठे लॉ बना रहे होते हैं इनडायरेक्टली तो इस तरह के लॉस कभी ना आने पाते, ठीक है। और ये भी जो मैं अब आपको पॉइंट बताने जा रहा हूं इसके अंदर क्या रहता था सुन लीजिए। देयर आर 2 थिंग्स, एक होता है एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन, एक होता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। मेनी अ टाइम्स क्या होता है, जिसमें मैं क्या कहता हूं कि अगर मैं अपनी सैलरी में से, मेरी सैलरी है लेटर से 1 लाख रुपए, जिसमें से मैं कहता हूं कि मैं 10,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में डालूंगा, तो एम्प्लॉयर कहता है कि अगर आप 10,000 डालोगे तो 10,000 मैं भी डालूंगा, तो मैं कहा फिर तो मेरी सैलरी 1,10,000 हो गई। 1 लाख आपने मेरे को दी, उसमें से 10,000 रुपए मैंने प्रोविडेंट फंड में डाल दिए अपने नाम से, एम्प्लॉयर ने भी मेरे नाम से 10,000 रुपए उसमें जमा करवा दिए, ठीक है। इसके अंदर मेरे ऊपर तो कैपिंग थी, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन थी, बट एम्प्लॉयर के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। एम्प्लॉयर को मैंने कहा कि सर आप ये जो 1 लाख रुपया मेरे को देते हो इसमें से 50,000 रुपए आप उसमें से डाल दो, इसी में से 50,000 आप मेरे को डाल दो। वो कहता आपका 50,000 में से घर चल जाएगा, तो मैं कहा सर मैं अल्ट्रा रिच पर्सन हूं, मेरे पास तो 400 और भी है, ठीक है, मेरे पास तो बड़ी अच्छी सेविंग्स है, मैं तो अपना घर खर्च निकाल लूंगा, या फिर मेरा पैकेज है ही 1 करोड़ का, अब मैं पूरा 1 करोड़ थोड़ी ना खर्च कर दूंगा, ठीक है, मेरा 5-10 लाख में अपना घर खर्च निकल जाता है, ठीक है। मैंने कहा आप मेरा 90 लाख रुपया पर मंथ उसके अंदर डाल दिया करो, ठीक है। और जितना कॉन्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर कर देता था इन 3 फंड्स के अंदर वो हो जाता था टैक्स फ्री। फिर से बोल रहा हूं, जितना एम्प्लॉयर कर देता था, और देयर हैज कम टू द केसेस जहां पर एम्प्लॉयर सारा का सारा पैसा, मैंने उसे क्या बोला कि सर मेरी पूरी सैलरी आप उसके अंदर डाल दो, ठीक है, मेरे को चाहिए ही नहीं,
ठीक है, मेरे पास पुरानी सेविंग्स हैं या आईओएस है या एफडी इनकम है या पीजीपीपी की इनकम है या रेंटल इनकम है, मेरे को मेरी सैलरी चाहिए नहीं, मेरी पूरी सैलरी आप उसके अंदर डाल दो, और पैकेज कितना 40 लाख, पैकेज कितना 4 करोड़ रुपया और फुली एग्जाम्ड। ठीक है, सरकार ने कहा कि देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन इन 3 फंड्स के अंदर 7.5 लाख रुपया अगर आपका एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे डाल रहा है कोई टैक्स नहीं, 7.5 लाख से ज्यादा डाल दिया टैक्स, कैपिंग कर दी। अर्लियर देयर वाज नो कैपिंग, नो कैपिंग, लूप होल था जी बहुत बड़ा। ठीक है, जिनको अपनी सैलरी नहीं चाहिए होती थी, जिनका सैलरी के बिना भी बड़ा अच्छा गुजारा चल रहा था, वो अपनी सैलरी का बहुत मेजर चंक इसके अंदर डलवाते थे। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होगा जी। अब उन्होंने क्या कहा, फिर से पढ़ रहा हूं आपके लिए, द अमाउंट और द एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट ऑफ एनी कॉन्ट्रीब्यूशन मेड टू द अकाउंट ऑफ द असेसी बाय द एम्प्लॉयर in its recognized provident fund, NPS that is the ATCCD, ठीक है, NPS that is the national pension scheme में, या सुपर एनुएशन फंड में अगर उसने 7.5 लाख रुपए से ज्यादा डाल दिए तो जितने ज्यादा डाले वो एक पर्क मान के आपके हाथ में टैक्स लगा दिए जाएंगे। Are we good? ये सारे पैसे तो उसको रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेंगे। Yes, और तब भी एग्जाम्प्ट होते। ठीक है, और इस पे ब्याज भी कितना मिलता था, आज की डेट में भी बता रहा हूं 12% का ब्याज है, एफडी पे कितना है 6%। ठीक है, इतना भर भर के बेनिफिट था। ठीक है, और ये सिर्फ रिच पर्सन जिसको अपनी सैलरी की कोई जरूरत नहीं होती थी, ठीक है, वो ऐसे करते थे। सुनिएगा जी, पॉइंट नंबर 8 को एक बार समझ लीजिए। एम्प्लॉयर ने डाले जी 17,50,000 इन 3 फंड्स में, कुल जमा एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट कर दिया, 17,50,000। हमने कहा सर बाइफर्केशन, इसमें से 7,50,000 रुपए तो एग्जाम्प्ट है, उसको तो हम कुछ नहीं कहते। बट अब क्योंकि अमेंडमेंट हो गई और इसी साल पहले 2021, ठीक है, जो हमारा साल है, प्रीवियस ईयर 2021 और असेसमेंट ईयर 21-22 जो हमारा है, उसमें 10 लाख रुपए पर्क है, 10 लाख रुपए पर्क है, ये टैक्सेबल है। ये बात समझ में? हमने कहा सर हमें 12% इंटरेस्ट मिल गया दोनों पे, ऑब्वियसली दोनों पे मिलेगा, फंड वालों को क्या पता। तो वो कहता है कि जी ये 12% भी माफ है, बट ये 12% आपके हाथ में टैक्सेबल है, जो क्योंकि ये टैक्सेबल है तो इसका इंटरेस्ट भी टैक्सेबल होना चाहिए। जितना भी कॉम्पोनेंट 7.5 लाख के ऊपर है उसके ऊपर जो एनुअल इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट मतलब जो मैंने नहीं डाले पैसे, जो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट हो गया, दैट इज द इंटरेस्ट इनकम जो है वो भी टैक्सेबल है। ठीक है, तो अभी भी इसने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, 10 लाख के ऊपर एक बार ही टैक्स दे भी देंगे, उसका ब्याज तो माफ होना शुरू हो, ठीक है, अब डाल दिया करो। ठीक है, तो वो कहते हैं कि नहीं, उसका ब्याज पे भी टैक्स लगाएंगे। अब जब पकड़ा तो फिर गवर्नमेंट ने अच्छे से पकड़ा जी। अब पढ़ लेते हैं, कहता है अगर उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट, डिविडेंड एटसेट्रा आपको मिला है ऑन टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन, टैक्सेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का मतलब 7.5 लाख के ओवर, 7.5 लाख के ओवर जितना मिला था on these 3 RPF, NPS and superannuation fund। पढ़ लेते हो, the annual accretion by way of interest, dividend or any other amount of the similar nature during the previous year to the balance of the credit, जितना भी बैलेंस है उसके ऊपर आपको जितना भी इंटरेस्ट मिला in the fund or the scheme referred above to the extent it relates to the contribution which is included in the total income। टोटल इनकम में 7.5 लाख का तो ऐड नहीं किया, बट 7.5 लाख के ऊपर जितना भी था उसको मैंने ऐड कर लिया, तो वो कहता है कि जी उसको भी पर्क मान के टैक्स लगा दिया जाएगा। अदर फ्रिंज बेनिफिट, ये भी सबके हाथ में टैक्सेबल है। पॉइंट नंबर 1, ये तो बहुत कॉमन है जी, सभी देते हैं, इंटरेस्ट फ्री और कंसेशनल। ठीक है, ठीक है, बड़ी बार एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर के पास ही जाता है, उसको पैसों की जब भी जरूरत पड़ती है पहला बंदा जिसके पास जाता है एम्प्लॉयर के पास जाता है, और वो बोलता है कि सर मेरे को 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपया दे दीजिए। और एम्प्लॉयर भी क्या करता है, क्या कहता है कि बस मेरे को ये 5 लाख वापस कर देना, इंटरेस्ट मेरे को आपसे नहीं चाहिए। ठीक है, और बैंक्स में बड़ा कॉमन है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, ICICI बैंक वाले 1 या 2% के ऊपर देते हैं जी अपने एम्प्लॉयज को। ठीक है, बहुत सारे बैंक्स वाले इस तरह से देते हैं कंसेशन के ऊपर, तो जितना कंसेशन उनको मिल रहा है दैट टू विल बी ट्रैवलिंग और टूरिंग फॉर द हॉलीडे। ठीक है जी, टिकट्स मिल गई आपको, सो
दैट इज ऑल्सो पर्क। फूड एंड द बेवरेजेस की फैसिलिटी मिल गई, गिफ्ट्स मिल गए, क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी दे दी, क्लब फैसिलिटी दे दी, यूज ऑफ द मूवेबल एसेट, कंपनी का मोबाइल यूज करते हो, कार यूज करते हो, कंप्यूटर यूज करते हो, ये सब कुछ टैक्सेबल है। सेल ऑफ द मूवेबल एसेट एट द कंसेशनल रेट, ठीक है। फिर कंपनी के एसेट्स पे आपकी नजर रहती है जी, ठीक है। कैसे? एमडी सर की जो गाड़ी है, ठीक है, मर्सिडीज एस क्लास, कितने की है? 1,04,00,000 की, आपको बड़ी अच्छी लगती है, ठीक है। और अब उन्होंने चला ली जी 8 साल, कंडीशन बड़ी अच्छी है अभी भी, और आपने कहा कि सर कितने की बेच रहे हो, तो उन्होंने कहा 16 लाख की, आपने कहा मेरे को दे दो, ठीक है, तो आपको उन्होंने 14 लाख में दे दी। ये जो 2 लाख रुपए का आपको बेनिफिट मिला है, कंसेशनल रेट, दैट इज पर्क, ठीक है। बट अगर आपको मार्केट वैल्यू के ऊपर ही दी है, ठीक है, मार्केट में 16 लाख की दे रहे थे थर्ड पार्टी को, स्ट्रेंजर को, और आपको भी 16 लाख की दी, फिर तो काहे का पर्क है, ठीक है, फिर कोई पर्क नहीं है। बट अगर आपको दे रहे हैं और सस्ती में दे रहे हैं, इन दैट केस इट इज अ पर्क। अदर फैसिलिटीज, आई वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड, मेरे नोन में सम एक्वेंटेंस, उसने ये गाड़ी खरीदी एस क्लास 2013 मॉडल, 1,04,00,000 का, 16 लाख, ठीक है। आई वॉज वेरी एस्टॉनिश्ड कि इन कार्स की, जो ये लग्जरी कार्स है, उनकी वैल्यू इतनी कम हो जाती है 6-7 साल में, ठीक है। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ द अमेंडमेंट मैंने आपको बता दिया जी, कि जो अल्ट्रा रिच लोग थे, जो अपनी सैलरी पे डिपेंडेंट थे ही नहीं, या जिनकी सैलरी बड़ी हैंडसम अमाउंट की होती थी, वो अपना बहुत मेजर चंक इन 3 फंड्स में डलवा देते थे और वो बच के निकल जाते थे। एक बार जल्दी से पढ़ दूं क्योंकि इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है और कंक्रीट हो जाएगा। अंडर द एग्जिस्टिंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, मतलब पहले क्या होता था, द कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय इन द आरपीएफ एक्सीडिंग 12% ऑफ द सैलरी इज टैक्सेबल। Further, the amount of any contribution to the superannuation fund exceeding 1.5 lakh is treated as a perk in the hands of the employee. Similarly, the assessee followed the deduction under the NPS for the 14% of the salary contributed by the government and 10% for अगर government के अलावा कोई और। ये सारे अभी पढ़ेंगे जी, ठीक है। अभी मैंने सुपर एनुएशन को भी टच करना है, एनपीएस को भी और आरपीएफ को भी। However, कहता है कोई कंबाइंड लिमिट नहीं थी इन तीनों को मिलाकर, और इसकी वजह से अनड्यू बेनिफिट ले जाते थे जी एम्प्लॉइज जिनकी सैलरी इनकम बहुत ज्यादा रहती थी, वाइल एन एम्प्लॉय विद लो सैलरी इनकम इज नॉट एबल टू लेट द एम्प्लॉयर, क्योंकि जो उसकी सैलरी बड़ी लो होती थी, जिसको 50,000 में से पूरे 50,000 चाहिए, वो तो बेचारा कुछ कंट्रीब्यूट करवा ही नहीं पाता था अपने एम्प्लॉयर के द्वारा। तो कहते हैं कि जी the employees with the high salary income are able to design their salary package in such a manner क्योंकि large part of their salary is paid by the employer in these 3 funds. Thus the portion of their salary के ऊपर टैक्स ही नहीं लगता था, since it was exempt. ये समझते हैं ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट क्या है? ट्रिपल ई कॉन्सेप्ट उसे बोलते हैं जब मैंने पैसे डाले तो मेरे को एग्जम्पशन मिल गए, उस पे जो इंटरेस्ट हर साल मिलता है वो भी एग्जाम्प्ट है, और मैच्योरिटी पे जब पैसा वापस लेकर आया वो भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल इज द प्रोविडेंट फंड, ठीक है। जो ये 15 साल के प्रोविडेंट फंड खुलते हैं, सभी ने खुलवाए होते हैं, मेरा भी खुला हुआ है, आपका भी खुला होना चाहिए, ठीक है। तो जिस दिन मैं इसमें पैसे डलवाता हूं तो मेरे को उसकी एग्जाम्पशन मिलती है, उस पर जो इंटरेस्ट इनकम है उसकी एग्जाम्पशन रहती है हर साल, और जब 15 साल के बाद, 20 साल के बाद, 25 साल के बाद उसको ना एक्सटेंड कर सकते हैं। 15 साल के बाद, 15 साल का मिनिमम लॉक इन रहता है, तो उसको आप एक्सटेंड करवा सकते हैं। तो जिस दिन भी मैं उसमें से पैसा विड्रॉ करूंगा, चाहे वो 50 लाख हो गया, चाहे वो करोड़ रुपया हो गया, दैट विल बी एग्जाम्प्ट। तो इसको बोलते हैं ट्रिपल ई, जो कि तीनों जगह एग्जाम्प्ट होता है। आजकल एक और आई है, एग्जाम्पशन वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, वैसे डिडक्शंस वाले में, दैट इज एसएसएस, दैट इज सुकन्या समृद्धि स्कीम, ठीक है। जिनके चाइल्ड, डॉटर चाइल्ड है, ठीक है, सिर्फ वो करवा सकते हैं। तो और वो कहते हैं ये तीनों स्कीम्स कौन से फंड पे चलती हैं, कौन सी स्कीम पे चलती हैं? ईईई, दैट इज एग्जाम्प्ट। तो वो कहता है, और इसके अंदर कोई अपर कैप थी ही नहीं, तो वो कहता है कि जी, और अब इन्होंने लिमिट डाल दी जी 7.5 लाख की। और ये अमेंडमेंट कब से है? सीधा लास्ट लाइन से पढ़ा रहा हूँ जी, 1 अप्रैल 21, मतलब असेसमेंट ईयर 21-22, मतलब प्रीवियस ईयर 20-21, जो कि हमारा है। सर 7.5 लाख तीनों की कंबाइंड है ना? यस। इलस्ट्रेशन 5 पढ़ते हैं।
मिस्टर एम एरिया मैनेजर हैं जी मेसर्स एन स्टील्स कंपनी लिमिटेड के अंदर। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 21 कर दिया, 20-21 करेंगे, ठीक है, 20-21 करेक्शन कर लीजिए। इमोल्यूमेंट्स क्या मिल रहे हैं? बेसिक सैलरी है जी 20 लाख की, डीए मिलता है 20 लाख, 60 लाख हो गया, जबकि डीए फॉर्म्स द पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट कितना है 50%, मतलब 10 लाख। लेकिन मैं जब करंट ईयर में टैक्स लगाऊंगा तो डीए तो फुली टैक्सेबल है ना, तो मैं तो 60 लाख पे लगाऊंगा। फिर वो कहता है आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट करते हैं? 12% ऑफ बेसिक सैलरी एंड डीए, 60 लाख का 12% 7,20,000, और 2 लाख रुपए सुपर एनुएशन में डाल दिए, तो ये तो 9-20 हो गए, जबकि लिमिट कितनी थी? अगले पेज पे अगर आप देखेंगे तो इन्होंने कंट्रीब्यूट कर दिए 9-20, जबकि 7.5 लाख तक अलाउड था, बाकी जो 170 है वो टैक्सेबल हो जाएगा, 170 टैक्सेबल हो जाएगा, तो 40 तो टैक्सेबल है ही, 20 लाख डीए भी फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया। 1,70,000 रुपए, क्योंकि उसने 9-20 डाल दिया, हमने कहा सर 7.5 लाख आप डाल सकते थे, इससे ज्यादा अगर आप डालोगे तो वो पर्क मान लिया जाएगा, तो 170 हमने टैक्स लगा दिया। तो ग्रॉस सैलरी ठीक कर लीजिए प्लीज, 61,70,000।